हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईएएसबी के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। जो मेरी इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे स्टडी करने। मीन्स हम जैसे मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के टाइम हम कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमने उसमें इसको डिस्कस करा। अब इस फ्रेमवर्क में सिर्फ मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स को ही कंसिडर करना हमारे लिए इनफ नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है हमारे पास और एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है। इनकी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स की है। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इनको भी स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम इन दोनों कंसेप्ट्स को ही अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे। आप जब क्वेश्चन में पेपर में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो उस टाइम आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ये नहीं है कि आप सिर्फ मेजरमेंट लिखा है वहाँ पर आप सिर्फ मेजरमेंट ही इंक्लूड करोगे, आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्सपेंस प्रिंसिपल को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू को हमने उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है जब एक्सपेक्टेड हो, प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में बेनिफिट्स कंपनी को मिलेंगे। इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द कंपनी। उस टाइम पर हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज़ पॉसिबल। और जब रिलायबल मेजरमेंट पॉसिबल हो कि हमने जिसको रिकॉग्नाइज़ करा है हम उसको अब मेजर कर सकते हैं, उस टाइम पर हमने उसको मेजर करना है। जब हमने रेवेन्यू की बात करनी है उस टाइम पर हमने इसमें सिर्फ ग्रॉस इनफ्लोज को इंक्लूड करना है। ग्रॉस इनफ्लोज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड रिसीवेबल बाय द एंटिटी ऑन इट्स ओन अकाउंट। आपने ध्यान रखना है कि हमने इसमें सिर्फ ग्रॉस इनफ्लोज इंक्लूड करने हैं। ग्रॉस इनफ्लोज होते हैं जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं एक एंटरप्राइज की, जो इक्विटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी इक्विटी जो है कंपनी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। उनको हम बोलते हैं ग्रॉस इनफ्लोज। कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम थर्ड पार्टी के बिहाफ पर कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन को या उस रेवेन्यू को हमने अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्लूड नहीं करना। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर हम थर्ड पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पर कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसको अपनी इनकम में या अपने जो रेवेन्यू है हमारा, हमने उसको उसमें इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पर आपके लिए एक टर्म को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेवेन्यू और इनकम में क्या फ़र्क होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने प्राइमरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करा और उससे कंपनी ने अपने गुड्स को सेल करा और अपनी सर्विसेज को रेंडर करा। वो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमें इनकम जनरेट होगी, जो हमें मनी रिसीव होगी, वो हमारी कहलाती है रेवेन्यू। ठीक है। और जो इनकम होती है वो होता है कि एक फर्म की टोटल अर्निंग्स क्या हैं, फर्म का प्रॉफिट क्या है, वो हमारी इनकम होती है। रेवेन्यू और इनकम दोनों ही एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। दोनों को हम यूज़ करते हैं एक फ़र्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डिटर्मिन करने में, लेकिन हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपने हमेशा ध्यान रखना है, रेवेन्यू और इनकम में बहुत फ़र्क होता है। हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करनी है। इसका मतलब कि कंपनी के जो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं जो कंपनी के, उससे जो इनकम हमें जनरेट होगी वो हमने रेवेन्यू की कैटेगरी के अंडर लेके आनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक कंपनी है उसने अपने गुड्स को सेल करा या फिर वो अपने सर्विसेज को रेंडर करते हैं, उस टाइम पर जो हमें जनरेशन मिलेगी मनी की, उनको हमने रेवेन्यू डिफ़ाइन करना है। हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर दिए, चाहे हमें अभी उसके लिए मनी रिसीव नहीं हुई, लेकिन जो पार्टी है, जो बायर है, वो लीगली बाउंड हो गया है हमें पैसा देने के लिए, क्योंकि उसने हमारे गुड्स जो हैं वो परचेज़ कर लिए हैं। अब वो लीगल बाउंड्रीज़ के अंडर फॉल हो रहा है बायर।
इसलिए हम उस टाइम पर उस मनी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, वो हमारा रेवेन्यू होगा। आपने ये ध्यान रखना है हमेशा। अब इसमें पॉइंट आ जाता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है या फिर जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उसको कंप्लीट होने में, फुलफ़िल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। 1 साल, 2 साल या 3 साल, या हो सकता है इससे ज़्यादा साल लग जाएं, तो क्या हमने उस रेवेन्यू को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करना। अब यहाँ भी ये पॉइंट जनरेट होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट होने में बहुत साल लग जाते हैं। जैसे हमने अपना घर ही बनवाना है, कई बार घर बनने में 1 साल लग जाता है, उससे ज़्यादा देर लग जाती है, तो क्या हमने 1 साल के अंदर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ नहीं करना। ये पॉइंट आपके माइंड में ज़रूर आया होगा। अब हम आगे इस पॉइंट को अपना क्लियर करेंगे। IASB और FASB दोनों ही जो बोर्ड्स हैं वो जॉइंटली एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और उनका ये मोटिव है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, उनको और उनकी क्वालिटी को इन्हांस करा जाए, और जो भी स्टेप्स वो लेना चाहती हैं कि जिससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसके लिए वो अभी वर्क कर रही हैं। एक प्रोजेक्ट उनका जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। हमारे पास अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब हम उनको स्टडी करेंगे कि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, फिर भी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अब हम उन एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास मेन 3 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ, फिनिश्ड गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करा। सेकंड आता है हमारे पास एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन बट बिफोर सेल्स। प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक सेल्स नहीं हुई है, हमने गुड्स की ओनरशिप को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करा है, फिर भी हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करा। थर्ड एक्सेप्शन आती है अपॉन द रिसीट ऑफ कैश, कि हमें कैश रिसीव हुआ, फिर हमने मनी को रिकॉग्नाइज़ करा। अब हम इन बेसिस को पढ़ेंगे कि ये कौन सी मेन 3 एक्सेप्शंस हैं जिनमें हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस में जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो होती है हमारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के हो सकते हैं, कई साल लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है या फिर एक फ्लाईओवर बनना है, वो उनमें बहुत साल लग जाते हैं। इन सच सिचुएशंस, अब इन सिचुएशंस में कंपनी क्या करेगी, वो रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेगी। ऐसे सिचुएशंस में कंपनीज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करती हैं बिफोर द कंप्लीशन। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया हमारा, अब हम एक परसेंटेज डिफ़ाइन कर लेंगे, पहले ही उसको डिटर्मिन कर लिया जाएगा पार्टीज़ द्वारा कि जब इतनी परसेंटेज का वर्क कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उससे पहले हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये सर्टन हो कि हम कॉस्ट या फिर अपने जो बेनिफिट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस पर हम उनको एस्टीमेट कर सकते हैं। अभी एक जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी प्रोग्रेस में है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसकी जो कॉस्ट है या फिर जो बेनिफिट्स हैं उनको एस्टीमेट कर सकते हैं, तभी हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। यहाँ पर आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, लेकिन रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज़ पहले ही कर लेंगे कंप्लीशन से। जब एक डिटर्मिन हम कर लेंगे परसेंटेज कि ये परसेंटेज का वर्क जब पूरा हो जाएगा तब हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन बट बिफोर सेल्स।
ये वाली सिचुएशंस तब अराइज होती हैं जब हमारा प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड गुड्स हमारे पास हैं लेकिन अभी तक सेल्स नहीं की है हमने उनकी। ऐसे सिचुएशंस में हम ये सेकंड एक्सेप्शन को अप्लाई करते हैं। ये जो सेकंड सिचुएशन है ये तब एप्लीकेबल होती है जब हमारे पास एक रेडली मार्केट अवेलेबल होती है और हमें उस मार्केट में कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती। हमने सेल तो करनी ही है लेकिन उस सेल को करने के लिए हमें प्रोडक्शन करने के बाद कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन बट बिफोर सेल्स। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारी माइनिंग की या फिर जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर है, ठीक है। अब हर सभी के लिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मतलब पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। जो हम आज सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो आगे होएगा। फार्मर क्रॉप्स ग्रो करवाता है, राइट, फार्मिंग करता है। उस फार्मिंग के जो उसके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको मार्केट में जाकर सेल करता है। एक फार्मर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट करा किसी पर्सन के साथ प्रेजेंट में कि मैं ये क्रॉप्स अपने फार्म में ग्रो करूँगा और मैं आपको फ्यूचर में इस प्राइस पर सेल करूँगा। फार्मर दूसरे पर्सन्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। फार्मर एक प्राइस कोट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ₹30 कोट करा कि ₹30 पर फ्यूचर में वो फार्मर अपनी क्रॉप को सेल करेगा। अब फ्यूचर में चाहे प्राइस हो 40 या प्राइस हो 10, फार्मर 30 के प्राइस पर ही अपनी क्रॉप को सेल करेगा। उसने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो इस डिटर्मिन अमाउंट पर फ्यूचर में दूसरे पर्सन को अपनी क्रॉप सेल करेगा। फार्मर ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी क्रॉप्स की और क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग के बाद अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था और अब वो ये क्रॉप वही पर्सन को सेल करेगा जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। प्रोडक्शन हो गई। अब अल्टीमेटली ये डिसाइड है कि अब उसी पर्सन को वो सेल करेगा जिस पर्सन के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन बट बिफोर द सेल्स। या उसने सेल करने की तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले ही डिटर्मिन करा हुआ था कि उसने किस पर्सन को किस अमाउंट पर सेंड करना है, उसको सेल करना है। ऐसे ही माइनिंग के होते हैं, जो माइंस में जो भी वर्कर्स वर्क करते हैं, फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हैं, हम पहले ही अमाउंट्स को कोट कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में किस पर्सन को किस अमाउंट पर वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा हम उसको सेल करेंगे। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। लास्ट इसमें जो एक्सेप्शन है वो है अपॉन द रिसीट ऑफ कैश। फर्म्स कैश बेसिस को प्रेफरेंस देती है। अब कैश बेसिस का मतलब होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन द कैश इज़ रिसीव्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जो कंपनीज यूजुअली इसको फॉलो करती हैं कि जब हमें कैश रिसीव होगा हम उसी टाइम पर उस कैश को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट सेल्स मेथड भी इसको बोलते हैं। आप सबको ये पता ही होगा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स मेथड में हम कोई भी जैसे इक्विपमेंट या फिर फर्निशिंग का कुछ भी जब परचेज़ करते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम पूरी अमाउंट पे करें, उस टाइम पर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। मंथली बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और हम वही इंस्टॉलमेंट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। जब तक हमारी वो कॉस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती हम तब तक मंथली पेमेंट्स करते रहते हैं। ये बहुत ही इजी अप्रोच होती है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। सेलर को अब मंथली पेमेंट्स मिलती रहती हैं और बायर के लिए भी ये इजी हो जाता है कि वो कॉस्टली चीज़ों
चीज़ों को ईज़िली परचेज़ कर सकता है। इसी मेथड को हम बोलते हैं अपॉन द रिसीट ऑफ कैश। यहाँ पर ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक लास्ट पेमेंट हमें मिल नहीं जाती उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उस कमोडिटी की। जिस दिन लास्ट पेमेंट, जिस दिन वो कॉस्ट पूरी हो गई उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, उस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अदरवाइज़ इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेल तो हुई है एक प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक बायर पूरी पेमेंट नहीं करेगा सेलर को। सेलर मंथली बेसिस पर हमें जितनी भी पेमेंट करता रहेगा हम उतनी अमाउंट को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल। आई होप आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और उसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एक्सपेंस रिकॉग्निशन। एक्सपेंस रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग ज़्यादातर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, क्योंकि IFRS ने हमें ज़्यादा गाइडेंस या फिर स्पेसिफिक रूल्स रिकॉग्निशन के लिए प्रोवाइड नहीं करे। इन्होंने इसमें जर्नली मैचिंग प्रिंसिपल को यूज़ करा है कि हमने रेवेन्यू को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, अब जो खर्चा, जो एक्सपेंस उस रेवेन्यू के साथ रिलेट करते होंगे हमने उसी एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्सपेंस एंड द रेवेन्यू टू विच द एक्सपेंस रिलेट्स। उस रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड कर लिया, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करा। अब उस रेवेन्यू के साथ जो भी एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं हमने सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको हमने सेम टाइम पर रिकॉग्नाइज करना है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी रेवेन्यू के साथ रिलेट करती होगी। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है जिस रेवेन्यू के साथ जो एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं हमने सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज़ हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये कुछ जनरल रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो IASB ने बनाए हैं और सभी एंटिटीज़, फॉर्म्स इनको फॉलो करती हैं जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, फॉर्म्स यूज़ करती हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्लोजर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे और जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस को भी स्टडी करेंगे।